नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 PIQs की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 35 में जूनियर लैब असिस्टेंट्स के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा 27 जुलाई 2025 को बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी। 26 और 27 जुलाई को बीपीएससी द्वारा 4 परीक्षाएं लॉ ऑफिसर का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का और सिस्टम एनालिस्ट का और साथ में जूनियर लैब असिस्टेंट का, ये 4 परीक्षाएं 26 और 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। आज की क्लास के साथ में ये चारों पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले की क्लास में हमने लेबर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, सिस्टम एनालिस्ट का और जूनियर लैब असिस्टेंट आज हम करा रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न पत्र और भी बच रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही हम जो है इस पर विचार करेंगे इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में उन प्रश्न पत्रों को शामिल करने का। 2023 में वो प्रश्न पत्र मतलब परीक्षाएं आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो भी मन से दिल से लाइक करते हैं। बाकी जो ज़बरदस्ती लाइक करते हैं, आप लोग को कुछ ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिनसे अपने मतलब मन से, दिल से, खुद से लाइक हो जाता है, बस वही अभ्यर्थी लाइक करें। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइक करिए नहीं करिए। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि जो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो ये 3000 PIQs के नाम से श्रृंखला करा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि PRT का एग्ज़ाम हुआ TRE 3 में। एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, TRE 3 में एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होता है PRT का, उसमें लगभग 13 से 14 प्रश्न जो है, एक मतलब वैसे तो NCERT में भी उसके सोर्सेस थे, बट ये 13 से 14 प्रश्न ऐसे थे जो हू बहू बीपीएससी असिस्टेंट का जो 2023 में पेपर हुआ था, बीपीएससी असिस्टेंट का 2023 में अप्रैल में जो है, अप्रैल 2023 में प्री हुआ था, देन उसके बाद मेंस हुआ था। दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। तो 2023 का जो बीपीएससी असिस्टेंट की जो है प्री और मेंस की परीक्षा थी ऑब्जेक्टिव रूप से, वहाँ से डायरेक्टली 13 से 14 प्रश्न आए थे। हमने बीपीएससी असिस्टेंट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है इसी श्रृंखला में, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और वहाँ पर आप बीपीएससी असिस्टेंट का जब देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है तैयार करके जाना कितना हेल्पफुल हो सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है, इतनी ताकत होती है। और किस जो है परीक्षा से, बीपीएससी द्वारा आयोजित किस परीक्षा से कौन सा प्रश्न लड़ जाए, कौन सा प्रश्न फंस जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। तो इस चीज़ को आप लोग मान के चलिए कि अगर आप दुनिया भर का पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप सेलेक्टिव पढ़िए। और इसके अलावा हाँ, अगर हम बात करें तो आप कोई भी बुक लेते हैं, चाहे घटना चक्र लीजिए या कोई भी बुक लीजिए, तो जैसे घटना चक्र में सबसे ज़्यादा कवरेज दिया गया है, तो घटना चक्र में भी अगर हम बात करें तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर ज़्यादा दिए गए हैं। कुछ हद तक टीआरई के प्रश्न उसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा सीडीपीओ के प्रश्न ऐड किए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा 3000 PIQs की जो श्रृंखला है, इसमें बीपीएससी द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर के पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित जो है असिस्टेंट का जो पेपर होता है, बीपीएससी असिस्टेंट के पेपर हमने कराए हुए हैं। इसके अलावा बीपीएससी द्वारा 26-27 जुलाई को बहुत सारे पेपर हुए, उनको हमने कराया है। इसके अलावा जो है और भी पेपर हैं जो हमने कराए हैं, और ये सारे के सारे जो परीक्षाएं हैं वो बीपीएससी द्वारा ली गई हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप इस लेवल पर अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो भी बड़ी कोचिंग वाले होते हैं, मतलब आज के डेट में उनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं। कहने को तो हम अकेले काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत मुश्किल होता है जो है ये सब कुछ करना। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो भी बड़े कोचिंग वाले हैं, हम उनको पसंद नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमने नोटिस किया है कि TRE 1 से लेकर TRE 3.0 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, बार बार ये लोग इन्हीं प्रश्नों को कराते हैं, रिपीट मोड पर बार बार इन्हीं प्रश्नों को कराते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमारे जैसा एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करा सकता है जो बीपीएससी द्वारा आयोजित किए गए, तो आप लोग तो कोचिंग वाले, आप लोग तो बाकायदा इसको अच्छे से फॉर्मेट में प्रश्न बनाकर भी करवा सकते हो। लेकिन ये लोग इस लेवल पे जाना ही नहीं चाहते, और यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पेड बैच लिए रहते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। कारण इसका होता है कि जो जहाँ से भी ये पढ़ रहे होते हैं, ये एक सही दिशा में पढ़ाते ही नहीं हैं। मतलब कोई भी TRE का प्रश्न पत्र है, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कितनी बार पढ़िएगा। लेकिन हमने जो नोटिस किया है, ज़्यादातर जो कोचिंग वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करके मैराथन कराते रहते हैं बार बार, लेकिन कोई फ़ायदा इससे नहीं है। जो चीज़ आप खुद से 20 मिनट में पढ़ लीजिएगा, उसके लिए आपको 2-2 3-3 घंटे देने की बार बार आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय जो अन्य पेपर कराए गए बीपीएससी द्वारा, उन पर फोकस कीजिए। ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और ये जो 3-4 मिनट हमने यहाँ पर दिए हैं, एक सलाह के रूप में सभी अभ्यर्थी लीजिए जो भी तैयारी करते हैं। बाकी किसी को कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, किसी को ऑफेंड होने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष कौन सा है? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो गृह मंत्रालय ये सब चीज़ें देखता है। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह ने जो है घोषणा कर रखा है कि नक्सल मुक्त भारत बनाना है, और ये सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया वर्ष है वो है 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का जो है एक लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, सिंपली अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन हंट किसे कहते हैं? तो जो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन होते हैं, यानी जो नक्सल विरोधी सरकार के द्वारा जो अभियान किए जाते हैं उनको एक कॉमन रूप से सामान्यतः उनको एक नाम दिया जाता है, वो है ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्लियर है? इसके अलावा अभी हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में एक था जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। हमने आपसे चर्चा भी किया करंट अफेयर्स में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो ये सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा एक संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया। बहुत लंबा ऑपरेशन चला था, 21 दिनों तक। 21 दिन तक इन्होंने लगातार ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ की सीमा पर सीआरपीएफ के द्वारा और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 21 दिन तक चला था। 27 जो है नक्सलवादी मारे गए। तो 27 नक्सलवादी इसमें मारे गए हैं, और इसमें जो टॉप जो माओइस्ट लीडर था, नक्सलवादी जो लीडर थे जिनका नाम था नंबाला केशव राव, जो कि टॉप माओइस्ट लीडर थे, इनका भी इसमें जो है इनको भी ख़त्म किया गया है। तो याद रखिएगा, नंबाला केशव राव को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत मार गिराया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कभी भी आप जो भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए, जब आप उनको एनालिसिस करते हैं तो जिस प्रकार से अभी हमने किया है, कुछ इस प्रकार से आपको करना रहता है। चलिए अगला है, भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया है। प्रथम एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हमने आपसे चर्चा किया था, और ये मुंबई में बनाया गया है। तो भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है। हमने आपसे वहाँ पर राज्य की चर्चा की थी, यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन दे दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया है, जो है देवी अहिल्याबाई होलकर, आपको याद आ गया होगा, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जिसको इंदौर एयरपोर्ट भी कहते हैं। तो इंदौर एयरपोर्ट का जो नाम है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, इसको जो है भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनाया गया है, यानी कोई भी यहाँ पर वेस्ट वगैरह नहीं बचता है, उसका मतलब निपटा दिया जाता है, निपटान बहुत अच्छे से कर दिया जाता है। तो भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो बना है वो बना है इंदौर एयरपोर्ट, जिसे हम अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, वैसे तो जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो प्रयागराज में किया गया था, लेकिन अटल युवा महाकुंभ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, अटल युवा महाकुंभ जब आपसे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आयोजन किया गया था, यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके आदेश के अंतर्गत। तो चौथे में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित सही तथ्य हैं। तो यहाँ पर आप इन चारों नामों को अच्छे से याद रखिएगा। ये चार नाम ऐसे हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डी गुकेश की बात करें तो इन्हें जो है हमने आपसे बात भी किया था, चैंपियन जो है इनको जो है बात करें तो शतरंज में ये विजेता हुए थे। हमने पिछली क्लास में बात भी किया था करंट अफेयर्स में, शतरंज में इन्होंने जो है चाइना के डिंग लिरेन को हराया था। सबसे कम उम्र में शतरंज का जो है चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल पे जीतने वाले जो है भारत के खिलाड़ी बने हैं, और इनका नाम है डी गुकेश या गुकेश डी। तो शतरंज में इनको मिला है, तो ये तो सही नहीं हो जाएगा। मनु भास्कर, अब देखिए कैसे नाम बिगाड़ता है बीपीएससी, मनु भाकर नाम है इनका, याद रखिएगा मनु भाकर है। मनु भाकर की बात करें तो इनको शूटिंग में मिला है, शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो इनको जो है हॉकी में मिला है, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला। देखिए पैरा एथलेटिक्स, पता नहीं क्या मतलब नया वर्ड बना दिया है, पैरा एथलेटिक्स। तो ये यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, जो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि इंग्लिश में सही रहेगा, हिंदी में ही बीपीएससी सारा गड़बड़ करता है। देख लीजिए, व्हाट इज द ट्रुथ फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। श्री गुकेश डी, ये आपका जो है
हो जाएगा चेस में या शतरंज में। मनु भाकर की बात करें तो इनका हो जाएगा शूटिंग में। हरमनप्रीत सिंह हॉकी में। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। यहाँ पे देखिए पूरा सही दिया है, हिंदी में ही गलत करता है, यहाँ पर भी मनु भास्कर लिखा है, मनु भाकर इनका नाम है। ठीक है, चलिए तो पांचवें में राइट आंसर आपका डी है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और ये चारों नाम आपको वैसे ओवरऑल ध्यान रखने हैं कि इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। शिपकीला की बात करें तो शिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। चांगला की बात करें तो चांगला लद्दाख में स्थित है। और लिपू लेक की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है। लखा पानी की बात करें तो लखा पानी जम्मू कश्मीर में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। प्रमुख दर्रे आपको तैयार करके जाने चाहिए आगामी परीक्षा के लिए, चाहे बीपीएससी 17वीं हो या बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूअस जियोग्राफी से भूगोल से जो एग्जामिनर का जो एक ओरिएंटेशन है वो इसी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर लखा पानी जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, म्यांमार से जो है ये जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो राइट आंसर छठे में भी डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है। अरेबिका है, लाइबेरिका है, रोबस्टा है, असेमिका है। तो अरेबिका, लाइबेरिका, रोबस्टा ये सभी के सभी कॉफ़ी की किस्में हैं। कॉफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका के बारे में आप जानते हैं, भारत में सबसे पहले अगर कोई जो है कॉफ़ी की वैरायटी लेकर आई गई थी तो अरेबिका लेकर आई गई थी। अगर आप अरेबिका की कहानी जानते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, अगर जो भी हमने आपको पढ़ाया वैसे या खुद से भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं अरेबिका की कहानी क्या है, कहाँ पर लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, कौन लाया। तो अरेबिका के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये तीनों के तीनों कॉफ़ी किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ चाय की किस्म पूछ रहा है, तो चाय की जो वैरायटी है वो है असेमिका। असम राज्य में जो है चाय सबसे ज़्यादा फेमस है। तो असम राज्य, दार्जिलिंग, असम राज्य, इसके अलावा दार्जिलिंग भी फेमस है। तो असम राज्य में जो है चाय से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। असेमिका यहाँ पर जो है चाय की खेती है, बाकी तीनों की तीनों कॉफ़ी की किस्में हैं। राइट आंसर 7वें में भी डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड स्थित है। तो वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड ये उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा में लांजीगढ़ में स्थित है। तो 8वें में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो लांजीगढ़ उड़ीसा में वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किनके बीच में फैला हुआ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवे 2 किसके बीच में फैला हुआ है। तो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में नेशनल वाटरवे 1 है। दूरी इसका बता दीजिएगा, गंगा नदी पर। और धुबरी और सदिया के बीच में, या सदिया और धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जिसके बारे में प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तो ये आपका है। और नेशनल वाटरवे 2 की लंबाई कितनी है ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसके किसके बीच में है, तो सादिया और धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका लंबाई कितना है कमेंट कर दीजिएगा। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में लंबाई कितनी है, सबसे लंबा वाटर मार्ग यही है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यही है और ये गंगा नदी पर बना हुआ है। तो क्लियर है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। कोलाम और कोटापुरम की क्या कहानी है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो राष्ट्रीय जलमार्ग का है ये आपका 9th एनसीईआरटी में बाकायदा दिया गया है भूगोल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी तीव्र जनहरास का सामना कर रही है। जनहरास का मतलब होता है कि जहाँ की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है। तो एक हम यहाँ पर आपको ट्रिक दे देते हैं। ट्रिक यही है कि जो ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र में स्थित है, जो ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र में जो है स्थित है, वहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करें भील का, संथाल का तो जो है, और गोंड का, तो ये रिलेटिवली जो है अगर हम बात करें तो अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि इतना एरिया में स्थित है कि ये आराम से सस्टेन कर रहे हैं सालों से। भील है, संथाल है, गोंड है। जारवा की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ये जनजाति पाई जाती है, जारवा ट्राइब। और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार आप जानते हैं कि बहुत ही जो है अच्छा, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दुर्गम स्थान है, और दुर्गम स्थान होने की वजह से और साथ में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित भी क्षेत्र है वो। तो जारवा जो जनजाति है इनमें तीव्र जनहरास का सामना कर रहा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी अंडमान निकोबार में प्रमुख रूप से कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं कमेंट कर दीजिएगा, जारवा के अलावा। चलिए 11 नंबर सवाल आपका है,
निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? तो ये आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, टीजीटी पीजीटी इतिहास जिनका भी है उनके लिए। तो अष्टाध्यायी यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, अष्टाध्यायी दिया है, महाभाष्य दिया है, और उसके अलावा जो प्राकृत प्रकाश दिया है, इसके अलावा तोलका पीएम दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है, व्याकरण के लिए बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसके अलावा महाभाष्य भी है, प्राकृत प्रकाश भी है, तोलक पीएम भी है। और 11 नंबर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के सभी जो ये व्याकरण संबंधी पुस्तकें हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, एक में से मतलब सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी यहाँ पर हो जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी से ये सवाल है। लोथल की विशिष्टतम विशेषता क्या है? तो ये भी टीजीटी पीजीटी से संबंधित सवाल है। बाकी 6 से 8 वाले एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल जो है बंदरगाह शहर के रूप में विख्यात था। हड़प्पा सभ्यता के रूप जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का ये जो है बात करें तो बंदरगाह शहर के रूप में विख्यात था। तो लोथल बंदरगाह शहर के रूप में अगर विख्यात था तो जहाज बनाने का स्थानीय हो सकता है। तो राइट आंसर आपका 12 नंबर में ए है। जल संचयन प्रणाली की बात करें तो जल संचयन प्रणाली के जो लिए प्रसिद्ध था वो धौलागिरी था, धौलागिरी था। इसके अलावा जुता हुआ खेत के लिए कालीबंगन फेमस है। तो ये आप अलग अलग ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में राइट आंसर आपका ए है। अगला सवाल है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अगेन एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। तो गुप्त राजाओं ने जो भी सोने के सिक्के जारी किए उन्हें हम जो है दिनार के नाम से जानते हैं। तो सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, चांदी के सिक्कों को क्या कहते? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रूपक इनको कहा जाता था। तो चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपयक और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजबा और उल गुखानी निम्नलिखित में से किसका नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक किसके लिए फेमस था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है नहर बनाने के लिए फेमस था, नहर वगैरह के लिए आदेश दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये यहाँ पर रजबा और उल गुखानी यहाँ में से किसका प्रसिद्ध नाम था? तो ये नहर के नाम थे और ये फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान बनाए गए थे। दिल्ली सल्तनत से ये रिलेटेड सवाल है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा से संबंधित जो कार्य किया था, मुद्रा ही बदल दिया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये भी आपका दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सवाल है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो स्वयं को खलीफा जो घोषित किया था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। राइट आंसर आपका 15 में डी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 16 से लेकर ये जो प्रश्न है 21 तक। तो 16 से 21 से लेकर मैथ रीजनिंग के सवाल है। तो आप तो जो भी हैं पीआरटी वाले अभ्यर्थी ये 16 से 21 आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है हम बात करें तो जो है 22 से लेकर 25 तक, मतलब 4 सवाल इन्होंने अंग्रेजी के दिए हैं। इतना बीपीएससी सिंसियर है कि 4 सवाल अंग्रेजी के देकर अंग्रेजी टेस्ट कर रहा है। तो 4 सवाल 22 से 25 तक अंग्रेजी के, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई काम का नहीं है आपके किसी का भी। अब हम आते हैं 26 से साइंस के प्रश्नों पर। बहुत अच्छे अच्छे साइंस के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न आपका है, ऊपर फेंकी हुई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिरती है? देखकर बताइए क्या उत्तर होगा। तो ऊपर फेंकी हुई गेंद, कोई भी गेंद आप बहुत कितना भी दम लगाकर ऊपर फेंक दीजिएगा तो एक ऊंचाई पर जाकर वो नीचे ही गिरती है। ऐसा क्यों होता है? गेंद की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, हवा उसे नीचे खींचती है, ऊंचाई पर जाकर गेंद भारी हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई भी चीज़ आप जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वो कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल अंततः उसको अपनी तरफ खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम वेग होता है उसको हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं, पलायन वेग के नाम से जानते हैं। और जो भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह देखते हैं, रॉकेट वगैरह देखते हैं, तो जो भी रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं उनको पलायन वेग या उससे अधिक गति से भेजा जाता है। स्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं, पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी। और इसका जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जो है दूरी ये तय करता है। इस वेग से ये जाता है, तब जाकर ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जा पाएगा। अगर इससे कम जो है वेग रहेगा तो कोई भी चीज़ जो रहेगा वो
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार ही नहीं कर पाएगा, अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। और ऊपर एक फेंकी हुई गेंद का आपको क्लियर हो गया होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो है नीचे गिर जाती है। अगला सवाल है, नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंड क्यों महसूस होता है? तो आपने कभी भी फील किया होगा कि जब आप नहा कर आते हैं और गर्मी ही हो, कितना भी गर्मी हो, अगर आप नहा कर आते हैं तो आपको ज़्यादा फील होता है ये चीज़। जब आप गर्मी में नहा कर आते हैं, पंखे के सामने खड़े होते हैं तो आपको ठंड महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? पंखा शरीर के तापमान को कम कर देता है, पंखा रक्त संचार बढ़ा देता है। अब पंखा इतना ऑटोमेटिक तो हो नहीं गया कि रक्त संचार बढ़ा देगा, शरीर का तापमान कम कर देगा। फिर है पंखा त्वचा की नमी को संघनित कर लेता है, ये सब काम नहीं करता है। पंखा क्या करता है? तो पंखा जो है, नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंड इसलिए महसूस होती है क्योंकि पंखे की जो हवा होती है त्वचा से पानी के वाष्पीकरण को बढ़ा देती है। जब पंखे की हवा लगती है तो हमारा जो बॉडी है, जो भी पानी वगैरह यहाँ पर मतलब बॉडी में त्वचा में है, तो वो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होने लगता है। और पानी का जब वाष्पीकरण होने लगता है, इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन का एक आफ्टर इफेक्ट होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब हो रही होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है ठंडक का एहसास होता है। तो इस वजह से जो है हमें ठंड महसूस होती है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, उदाहरण के रूप में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मटका होता है, मिट्टी का जो मटका होता है जिसमें आप पानी पीते हैं, उस मटके में जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पानी ठंडा होता है। इसके अलावा जो आप कूलर इस्तेमाल करते हैं, कूलर में भी जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि कूलर के अगल बगल तो बहुत गर्म महसूस होता है, लेकिन कूलर से जो अंदर ठंडी हवा आ रही होती है वो ठंड प्रभाव की वजह से, जो वाष्पीकरण के द्वारा उत्पन्न हुआ है ठंड प्रभाव, उसकी वजह से हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। तो ये आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर जो वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है, वाष्पीकरण के कारण ठंड महसूस होता है। अगला है, माइक्रोस्कोप में वस्तु प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कोई भी वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है किसी माइक्रोस्कोप में? सिंपल माइक्रोस्कोप की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 28 में अगर हम बात करें तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, रियल रहता है। इसके अलावा जो है ये आवर्धित को हम मैग्नीफाइड बोलते हैं। कभी भी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप बड़ा दिखता है, जैसे एक वायरस देख रहे हैं, बैक्टीरिया देख रहे हैं तो बहुत बड़ा दिखता है, तो मैग्नीफाइड दिखता है। तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, ये 3 क्राइटेरिया होता है यहाँ पर। तो माइक्रोस्कोप में वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, 3 आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, कैमरे में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण क्या है? प्रिज्म है, लेंस है, दर्पण है या पिन होल है? तो कैमरे में इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण होता है वो होता है लेंस। आपको मालूम है कि कैमरे में लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका इसमें 29 में बी है। लेंस का काम क्या होता है? तो ये प्रकाश को केंद्रित करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। तो इससे इमेज जो फॉर्म होता है, तो इमेज जो फॉर्म होता है, जो भी छाया वगैरह बनता है, उसमें आसानी होती है। तो प्रकाश को केंद्रित करके इमेज को बनाने में ये योगदान देता है। तो राइट आंसर आपका 29 में बी है। अगला आपका है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर स्थित होते हैं? पहला है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन्स के पास में, ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में, प्रोटॉन के साथ जुड़े हुए। कमेंट कीजिएगा 30 नंबर में क्या उत्तर होगा। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर स्थित होते हैं? तो नाभिक के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर, याद रखिएगा नाभिक जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक जो न्यूक्लियस होता है परमाणु का वो पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके वजह से? प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये नाभिक से आकर्षित होते हैं, नाभिक से आकर्षित होकर ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो राइट आंसर आपका 30 में सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में। क्लियर है? 30 में राइट आंसर सी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है? उसे निरंतर उड़ाने के लिए इसे पार करना आवश्यक होता है। तो जब कभी भी वायुयान उड़ता है तो उसके जरिए जो है जो भी फोर्स लगता है, हवाई जहाज जो भी फोर्स क्रिएट करता है उसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और इस थ्रस्ट का विरोध करने के लिए जो बल होता है, जो कि हवा में होता है, ये होता है, इसको हम ड्रैग कहते हैं। ड्रैग फोर्स होता है और ये ड्रैग फोर्स को जो है पार करना जो हवाई जहाज के लिए
आवश्यक होता है, अगर आवश्यक नहीं करेगा तो उड़ नहीं पाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि हवाई जहाज का जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो ड्रैग के अपोजिट में चलता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हुए ये चलते हैं। तो थ्रस्ट का जो है विरोध करता है, तो ये ड्रैग फोर्स है। द राइट आंसर आपका 31 में सी है। बाकी इंग्लिश वर्जन यहाँ पर आप देख लीजिए, लिफ्ट जैसा कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, बेट जैसा कोई फोर्स नहीं, और टॉर्क और ड्रैग में आप फंस सकते थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ड्रैग है। चलिए अगला सवाल आपका है, पानी की बूंद के किस गुण के कारण यहाँ मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाती है। तो पानी की बूंद जो है, वैसे तो जो ये तनाव प्रक्रिया होती है हम इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन, लेकिन यहाँ बहुत स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया है। तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है कि पानी की बूंद जो है गोल गोल सबसे कम एरिया में, मतलब कम से कम एरिया में अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, सबसे कम एरिया में अपने आप को स्थापित कर लेती हैं पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की प्रक्रिया के कारण। तो यह मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह जो है गोल बन जाती हैं पानी की बूंद किस गुण के कारण। तो यह गुण जो होता है पानी की बूंद में, ये होता है पानी के अणुओं के बीच मजबूत सन्नादी बल की तुलना में सतह के साथ कम आसंजन बल। राइट आंसर आपका 32 में बी है। एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिए तो थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्रॉप अलाउस इट टू बीड अप ऑन ए वेक सरफेस रेदर देन स्प्रेड आउट, मतलब गोल गोल हो जाता है, बन जाता है। तो ये स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स होता है, सन्नादी बल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके वजह से ऐसा होता है। राइट आंसर आपका बी है। चलिए अगला आपका है, गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो आप ये जनरल कॉमन सेंस का सवाल है, आप कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए। क्या करेंगे अगर आपके साथ में ऐसा क्राइटेरिया आ जाए, गीले बिजली का तार है आपके सामने है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो क्या जब वो प्लग में लगा होगा तो आप उसको तौलिए से सुखाएंगे कि भैया सूख जाओ, तो कहेंगे नहीं, ऐसा तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जूते पहनकर उस पर खड़े हो जाएंगे, ये सब काम करेंगे आप, तो कहेंगे नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर गीला बिजली का तार है, फिर है पहले प्लग से निकालना फिर सुखाना, उसे वैसे ही छोड़ देना जब तक कि खुद सूख ना जाए। अब ऐसा करेंगे तो दिक्कत भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है। तो डी भी गलत हो गया, बचा कौन सा, सी बचा, पहले प्लग से निकालना फिर उसे सुखाना। पहले प्लग से उसे निकाल दीजिए जो भी जरूरी हाथ में, मतलब डायरेक्ट हाथ से नहीं छूइए, पहले प्लग से उसे बाहर निकाल दीजिए फिर उसको सुखा लीजिए। तो 33 में राइट आंसर आपका सी है। कॉमन सेंस से आप इसको हल कर सकते थे। चलिए 34 नंबर सवाल है, ये सब चीज़ें हमने आपसे एनसीईआरटी साइंस में डिस्कस किया। धातुओं की विशेषताओं के बारे में, गैसीय अवस्था में होना धातु की विशेषताएं नहीं होती हैं। विद्युत का सुचालक होते हैं, ये भी गलत है। भंगुर होना ये भी नहीं, तन्य होना। राइट आंसर आपका 34 में सी है। तो धातुओं की जो विशेषता है तन्य होती है। इंग्लिश वर्जन आप एक बार देख लीजिए, तो ये होता है डक्टिलिटी। तार के रूप में आपने पढ़ा है कि सोना, 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है। तो डक्टिलिटी जो है ये होता है मेटल्स की खासियत होती है, बाकी ये तीनों की तीनों मेटल्स की खासियत नहीं होती है। तो राइट आंसर 34 में सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है 35 नंबर, जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। ये भी हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, प्रश्न भी हमने आपसे रिलेटेड कराया हुआ, अगर आपने किया होगा तो आपको याद आ जाएगा। कोई धातु है, जैसे मान लीजिए कॉपर है, वो किसी तनु अम्ल के साथ में जो है अभिक्रिया करता है, जैसे HCl है, तो ये जो है क्या बनता है, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड और साथ में H2 गैस। तो कॉपर क्लोराइड और H2 गैस जो है ये बनता है। कॉपर क्लोराइड एक प्रकार से क्या है, साल्ट है, लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस तो आप जानते ही हैं। तो लवण और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर जो है निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका 35 में भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आरओ वाटर प्यूरीफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है। पानी से धूल और मिट्टी हटाना, तो यूवी ट्यूब है। अब यूवी ट्यूब का काम तो ये रहेगा नहीं कि पानी से धूल और मिट्टी हटाना, पानी की कठोरता को कम करना, पानी के स्वाद को बेहतर बनाना, तो ये सब काम नहीं होते। ये होता है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना या निष्क्रिय करना। अब देखिए यूवी है, अल्ट्रा वायलेट ट्यूब यूवी ट्यूब है, तो यूवी ट्यूब है तो ये जाहिर सी बात है कि ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने या निष्क्रिय करने का कार्य करेगी। यूवी वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना या निष्क्रिय करना 36 में राइट आंसर बी है। एनपीके उर्वरक नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो है सोडियम।
तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटेशियम, एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर आपका 37 में हो जाएगा। खरपतवार को हटाने के लिए ऐसा नहीं होता है, कीटों को मारने के लिए, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए। तो आपको मालूम है फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर है तो क्या प्रदान करेंगे? आवश्यक पोषक तत्व। तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया तो एक ही आंसर होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी है। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक जो है सूत्र क्रमशः क्या है? तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है Na2CO3 10H2O। क्या कहते हैं Na2CO3 10H2O को? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पढ़ा है, इसके अलावा हमने आपको बेकिंग सोडा पढ़ाया हुआ है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा, तो ये आपका विकल्प हट जाएगा। और आपने पढ़ा है कि सोडा वगैरह जो भी होता है तो बेस से रिलेटेड होता है। जब बेस से होता तो ये अम्ल तो हो नहीं सकता, अम्ल हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया आपका। अब आपका ये जो है साल्ट है, यहाँ पर NaCl और KCl साल्ट है, लवण है, तो लवण भी नहीं होता। सोडा किसको दर्शाता है? ये जो है बेस को, क्षार को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक ही विकल्प बचता है NaOH और KOH। देखिए एलिमिनेशन करके हम खुद से यही प्रयोग करते हैं। अगर आप भी एलिमिनेशन में अपने आप को पारंगत कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को कर ले जाएंगे। जो भी अब एलिमिनेशन के पीछे होता क्या है कि जो आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आप पहले से जानते हैं, अगर वो अच्छा नॉलेज है तो आपको हेल्प कर देगा। बाकी जो है आधा अधूरा जो नॉलेज होता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में, उसके वजह से नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे हमने एलिमिनेट किया, हमने पढ़ रखा है या पढ़ा रखा है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो नहीं सकता, ये अम्ल है तो ये हो नहीं सकता, लवण है ये तो हो नहीं सकता, एक ही बचा NaOH और KOH। तो NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिंग सोडा। आज से याद कर लीजिए। कास्टिंग पोटास किससे बोलते हैं? KOH को। तो NaOH को कास्टिंग सोडा कहते हैं, कास्टिक पोटास किसे बोलते हैं? KOH को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 38 में राइट आंसर बी हो जाएगा। और एलिमिनेशन से अगर आप प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में भी रहते हैं। बट एक कि आपको प्रैक्टिस करते रहना, लगातार उस चीज़ को सीखते चलना है। एक इवोल्यूशन होता है किसी भी अभ्यर्थी का। अगर आप इसमें अच्छे से पारंगत हो जाते हैं तो आप अगर 10 क्वेश्चन भी या 15-20 क्वेश्चन भी बना ले जाते तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज़ आप एक सिंपल दिमाग से जब आंसर टिक करते हैं तो गलत भी हो जाता है। चलिए आगे भी हम बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास क्या होता है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कास्टिक सोडा NaOH है, कास्टिक पोटास जो है KOH है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने आपको पढ़ा रखा है कि K जो होता है, पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है या सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है? तो आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था कि अभिक्रिया की जो श्रृंखला होती है उसमें पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। तो पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोडियम क्रियाशील होता है। तो ज़्यादा कौन होता है? K होता है। और साथ में सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है? तो KOH की अगर हम बात करें तो KOH जो है NaOH से अधिक शक्तिशाली क्षार भी होता है। ठीक है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से, और ज़्यादा अभिक्रियाशील भी होता है पोटेशियम, और साथ में जो KOH बनता है ये ज़्यादा अधिक शक्तिशाली क्षार भी होता है NaOH के मुकाबले। तो कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास यानी KOH जो होता है वो अधिक शक्तिशाली क्षार होता है और अधिक नमी सोखने वाला होता है। राइट आंसर आपका 39 में बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान क्या होगा? तो दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो भी विकल्प दिए गए उसके हिसाब से ये हो नहीं सकता। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो गया, इतना भी मतलब नहीं चाहिए। आदर्श तापमान का मतलब होता है कि जो एक मिनिमम आइडियल टेम्परेचर हो। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जो दूध को दही में बदल सकता है। बाकी कहीं कहीं आपको 30 से 40 भी मिलेगा, तो जिस तरीके का विकल्प हो उस तरीके से आपको जाना है। यहाँ पर 20 से 30 ज़्यादा उपयुक्त था तो 20 से 30 यहाँ पर आंसर मान लिया गया है। तो 40 में बी आंसर है। LPG के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। LPG के जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन ज़्यादा होता है, प्रोपेन उससे थोड़ा कम होता है। लगभग 60% तक ब्यूटेन होता है मैक्सिमम, और 40% तक जो है प्रोपेन होता है। और कई बार प्रोपेन आपको 50% भी कहीं कहीं लिखा रहेगा या 45% भी लिखा रहेगा, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। कहने का मतलब है 55% ब्यूटेन भी हो सकता है, 45% प्रोपेन भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से LPG के मुख्य घटक हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है? अब जल कठोर किसके वजह से होता है? अगर आप
ये ध्यान दे लेंगे तो आराम से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो कैल्शियम जो रहता है, कैल्शियम की वजह से अगर जो जल होता है वो कठोर हो जाता है कैल्शियम के मिलने से। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 42 में बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन विनिमय विधि में कठोर जल से इन आयनों को हटा दिया जाता है ताकि जो जल है वो कठोर ना रह जाए। ठीक है, जल की कठोरता को कम करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा दिया जाता है। बाकी दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जल कठोर हो जाता है। 42 में बी है। अगला है सभी प्रजनन तंत्र के लिए किस भाग में समानता निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है, अंडाशय में होती है, फलोपियन नली का एम्पुला भाग होता है वहाँ पर होती है, ग्रीवा में होती है। तो ग्रीवा तो ऐसे ही आप कट कर दीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बाकी बताइए क्या आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, हालांकि सब प्रश्न हमने आपसे डिस्कस किया है। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन यूजली ऑकर? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुला रीजन में। बाकायदा हमने डिस्कस किया है आपसे, जो MCQs करा रखे हैं वहाँ पर भी डिस्कस कर रखा है। तो फैलोपियन ट्यूब एम्पुला रीजन में जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है। 43 में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है? मतलब समय के साथ में जैसे जैसे मानव का इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे अब इस अंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है हमारे बॉडी में, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यकृत की जरूरत तो पड़ती है, हृदय के बिना रह पाइएगा, अग्नाशय के बिना रह पाइएगा। अपेंडिक्स ऐसा भाग है हमारे शरीर का जो अवशेषी अंग माना जाता है, यानी जो है मतलब समय के साथ में इसका हमारे जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है अपेंडिक्स का हमें मतलब ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अवशेषी अंग माना जाता है। राइट आंसर आपका बी है। 44 में सी, 44 में राइट आंसर आपका बी है, अपेंडिक्स। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन? तो वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन्स में अपेंडिक्स होता है। चलिए अगला है 45 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? ये सब हमने आपसे साइंस में डिस्कस कर रखा है। तो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा प्लाज्मोडियम जो होता है, कौन होता है? मलेरिया। 45 में राइट आंसर आपका बी है। तो ये मलेरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है, मलेरिया होता है। राइट आंसर आपका बी है। बाकी टाइफाइड है बैक्टीरिया के द्वारा, हैजा, तपेदिक, ये सब जो है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो राइट आंसर आपका 45 में बी है। अगला है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस या सेरिबलम है या मिड ब्रेन है? तो यहाँ पर बात करें हाइपोथैलेमस, ये भी हमने आपसे NCERT में डिस्कस कर रखा है, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस राइट आंसर है। टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। इसके अलावा सेरिबलम को याद रखिएगा, मिनी ब्रेन कहा जाता है, छोटा दिमाग या मिनी ब्रेन या लिटिल ब्रेन कहा जाता है। तो मिनी ब्रेन या लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। 47 नंबर है डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? व्यावृत्त बीजी की, शैवाल की, आवृत्त बीजी की या ब्रायोफाइट्स की? तो 47 नंबर प्रश्न का देख लीजिए इंग्लिश वर्जन। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने जिम्नोस्पर्म, एल्गी, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट सभी के बारे में जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है क्लास 10th में, वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया है। 10th है या 9th है शायद, हाँ 9th क्लास में है, वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। वहाँ पर हमने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या पढ़ाया था। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ये भी आपसे BPSC असिस्टेंट में पूछा गया है। पादप जगत के उभयचर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। और यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। राइट आंसर आपका 47 में सी हो जाएगा। तो 47 में राइट आंसर एंजियोस्पर्म हो जाएगा, आवृत्त बीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, सामान्यतः जो दिन में प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। दिन में जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक होता है, पिगमेंट होता है, कौन होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर देते। तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का काम दिन में जो होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो वो होता है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल ए में ही मैग्नीशियम पाया जाता है।
इसके अलावा जो है ये मुख्य जो पिगमेंट होता है, याद रखिएगा, प्रमुख जो रंजक है, मेन रंजक यही है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें प्रमुख रंजक ही यही है, क्लोरोफिल ए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है, तो ये दृश्य प्रकाश को, विजुअल लाइट को, दृश्य प्रकाश को या विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करने का, सोखने का काम होता है, क्लोरोफिल ए। अब हम क्लोरोफिल बी का बात कर लेते हैं। दिन तो हो गया, दिन में प्रक्रिया आपको समझ में आ गई क्लोरोफिल ए के कारण। जब रात आता है तो रात में क्या होता है कि लो लाइट इंटेंसिटी रहती है, और लाइट इंटेंसिटी लो होने के कारण जो रात में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोफिल बी के कारण होती हैं। तो जो भी क्लोरोफिल ए के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है उसको ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो क्लोरोफिल बी करता है। ये भी एक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल बी रात में कार्य करता है, क्लोरोफिल ए मुख्यतः दिन में कार्य करता है। तो 48 में आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमानुसार जीन क्या करते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं, एक साथ विभाजित होते हैं, युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, निषेचन के समय उत्परिवर्तित होते हैं। तो क्या आंसर होगा, मेंडल का जो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है, मेंडल के कुछ नियम वगैरह हैं, और मेंडल के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये लॉ है मेंडलीव का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसमें जीन्स की बात करें तो ये असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग जेमेट फॉर्मेशन, अलग अलग इनकी कहानी रहती है। तो राइट आंसर आपका सी है। हिंदी में देख लीजिए, तो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम अनुसार, स्वतंत्र वर्ड यहाँ पर दे दिया, तो स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, इतना आपको रिलेट कर लेना है। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम ही यही कहता है कि युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से जुड़े नहीं रहेंगे, जुड़े मतलब स्वतंत्र नहीं रहेगा, एक साथ विभाजित होते हैं यानी एक साथ अलग होते हैं, तो ये भी नहीं है। क्या है, युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। जो जीन होते हैं युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, अलग अलग, तो यही स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है, यानी अलग 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 होते हैं। चलिए 49 हो गया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। अब इससे आसान प्रश्न आपको क्या ही मिलेगा आज की डेट में। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो अवशोषित होती है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप सभी को मालूम है ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो राइट आंसर आपका 50 में ए हो जाएगा। अब इसके अलावा जो है कुछ नीचे भी हमने देखे तो थोड़ा सा ध्यान दिया हमने, तो कुछ और भी प्रश्न यहाँ पर जो आपके काम के हैं तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 76 नंबर सवाल है, हो सकता कहीं मतलब घुमा फिरा के जीएस टाइप में पूछ ही ले साइंस में। एक बुनसेन बर्नर लगभग किस तापमान तक पहुंच सकता है। तो बर्नसेन बर्नर होता है और 36 की अगर 76 की बात करें तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, क्योंकि इस परीक्षा में आपका दिया गया है। तो बुनसेन बर्नर लगभग जो है किस तापमान तक पहुँच सकता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। कुछ गिने चुने प्रश्न हैं वो देख लीजिए जो आपके काम के हैं। 76 के बाद जो है अब 79 आपके काम का है। 79 क्या है, कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए किस बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कौन सा होता है कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए, एल्कोस्कोप बोलते हैं, एल्कोनॉक्स बोलते हैं, पॉलीसोर्बेट बोलते हैं, या उपयुक्त सभी। तो 79 की अगर हम बात करें तो इसे एल्कोनॉक्स बोला जाता है। एल्कोनॉक्स कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होते हैं। राइट आंसर आपका 79 में बी है। 79 के बाद अगर हम बात करें तो 82 नंबर आपके काम का है। सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग किस मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है। हमने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो उपयोग होता है किस मिश्रण के उपयोग के लिए किया जाता है, ठोस ठोस, तरल तरल, ठोस तरल। तो राइट आंसर आपका 82 का सी हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ठोस तरल मिश्रण के लिए जो ये होता है, और इसमें जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है दूध से क्रीम अलग करना, दूध से क्रीम अलग करने का जो प्रक्रिया होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन को इन्वॉल्व करता है। तो दूध से क्रीम को अलग करने का जो प्रक्रिया होता है ये उसका उदाहरण है। ठोस तरल मिश्रण को अलग करा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। 82 के बाद अब 83 देख लीजिए। 83 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एजियोट्रॉपिक मिश्रण है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है, तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण की अगर हम बात करें तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है, ये लिक्विड मिक्सर होता है, ये लिक्विड मिक्सर होता है, द्रव्य मिक्सर होता है। और लिक्विड मिक्सर में इसकी खासियत क्या होती है कि जिससे भी मिला होता है, जो इन भी चीज़ों से मिला होता है, ये एक समान कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। तो बॉईल एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये लिक्विड ऐसा मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर जो एक समान टेम्परेचर पर बॉईल करता है, अलग अलग नहीं बॉईल करेगा, एक साथ
एक ही टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, ठीक है। और इसके उदाहरण है 91% बेंजीन, 9% पानी, 96% इथेनॉल, 4% पानी, 80% टॉल्यूइन, 20% पानी, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी एजियोट्रॉपिक मिश्रण के उदाहरण हैं। तो आपको एजियोट्रॉपिक मिश्रण समझ में आ गया क्या होता है? राइट आंसर डी है, सभी इसके उदाहरण हैं। 83 के बाद 85 पर चलते हैं। यौगिकों का क्वथनांक कितना होने पर वैक्यूम आसवन किया जाता है? तो ये थोड़ा 11-12 लेवल पे सवाल है आपका। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यौगिकों का क्वथनांक कितना होना चाहिए? अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज परफॉर्म्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स इज, क्या होता है? तो ये होता है 150 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक होता है कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट, तब वैक्यूम डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 85 में सी है। 2-3 सवाल और हैं, वो भी आप देख लीजिए। 85 के बाद आते हैं 88 पर। चलिए, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज इनकम्पेटिबल विद एसीटोन। एसीटोन के साथ में कौन जो असंगत होता है, इनकम्पेटिबल होता है, यानी एसीटोन के साथ में कौन जो है सही से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब उसका अगर हम एग्जिस्ट कराने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा, विस्फोटक चीज़ें बन जाएंगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा रसायन एसीटोन के साथ असंगत होता है? ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। 88 में राइट आंसर आपका सी है। और कभी भी एसीटोन के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड को मिलाते हैं तो ये विस्फोटक बना सकता है, तो इस वजह से ये असंगत होता है, इनकम्पेटिबल होता है। तो एसीटोन के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड असंगत होता है, इसलिए इसको नहीं मिलाना चाहिए। बाकी एसीटोन के साथ में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अल्कोहल, ये सभी के सभी क्या होते हैं? संगत होते हैं, यानी हम मिला सकते हैं। तो 88 में राइट आंसर आपका सी है। चलिए, अगला है 90 नंबर सवाल। ऑक्सीजन से ज्वलनशील गैसों के भंडारण के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ज्वलनशील जो गैस होती हैं उनका भंडारण किया जा सकता है, और उनका भंडारण करते समय दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, यानी ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। तो ये जो दूरी होती है ये होती है 20 फीट की, 6 मीटर लगभग। तो 6 मीटर 20 फुट की दूरी होनी चाहिए कम से कम। इससे क्या होगा कि जो ज्वलनशील जो गैस है उसका भंडारण आसानी से हो सकेगा। ऑक्सीजन से इतनी दूरी होनी चाहिए 20 फीट, मतलब इतनी ज़्यादा ये ज्वलनशील होती हैं कि अगर मान लीजिए 10 फीट पे या 15 फीट पे रखी हैं तो आग भी पकड़ लेंगी, मतलब वो इतना तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगी उनको। तो ये आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर कम से कम दूरी 20 फीट होनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल है आज आपका। एक गैस या वाष्प जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेतन या मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ये प्रश्न आपने इससे पहले उस गैस के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूरोटॉक्सिकेंट तो नहीं होगा। कभी भी ऑक्सीजन की कमी जो होती है, जैसे आपने एक फेमस एग्जांपल पढ़ रखा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हवा में होता है तो जब हम सांस लेते हैं, ऐसी हवा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, अगर हम उसे सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी को कर देता है, उससे हम बेहोश हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा अगर उसको इनहेल किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जो है न्यूरोटॉक्सिकेंट होता नहीं, कार्सिनोजन होता नहीं, SP एक्सिएंट होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 91 में बी हो जाएगा। SP एक्सिएंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 91 में राइट आंसर आपका जो है बी है, SP एक्सिएंट। अब SP एक्सिएंट होते क्या हैं? तो ये जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो एस्फिक्सिया को जन्म देती हैं। एस्फिक्सिया का मतलब होता है सफोकेशन, दम घुटना जिसको बोलते हैं, दम घुटना। तो दम घुटना जो है इनका कॉमन होता है, फीचर होता है एस्फिक्सिएंट का। एस्फिक्सिया या दम घुटना इसका कारण होता है, और इसका फेमस एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अन्य परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं जो BPSC द्वारा पूछे गए हैं, जैसा कि हमने बताया, अगर उसको भी करा दे तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग का पार्टिसिपेशन लेवल बहुत लो चल रहा है इस समय। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं आप लोग से कल करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 8 बजे, जहां पर हम आपसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।